लेट मी वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज के इस न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज में एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज एक्सप्लोजिव अर्थात बारूद क्या होता है, यह किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है तथा एक्सप्लोजिव के क्या क्या गुण होते हैं, अर्थात एक अच्छे एक्सप्लोजिव के क्या गुण होने चाहिए तथा हम इस एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी सीरीज में काफ़ी टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे, जैसे कि हाई एक्सप्लोजिव और लो एक्सप्लोजिव में क्या डिफरेंट होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्लोजिव कितने टाइप्स में बांटा गया है, व्हाट इज़ द परमिटेड एक्सप्लोजिव अर्थात परमिटेड एक्सप्लोजिव क्या होता है, और कंपोजिशन ऑफ सम एक्सप्लोजिव, इनका कंपोजिशन क्या होता है, सम कुछ कुछ जो सेम कंपोजिशन टाइप के कौन कौन से एक्सप्लोजिव होते हैं। उसके बाद देखें सेलरी एक्सप्लोजिव, लिक्विड ऑक्सीजन इमल्सन एंड HNF एक्सप्लोजिव, जिसके बाद एक्सप्लोजिव एंड यूज इन ओपन कास्ट माइनिंग, सॉलिड ब्लास्टिंग, एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग पैटर्न। तो जो ये बहुत सारे काफ़ी टॉपिक्स है, मिस फायर, शॉर्ट फायर्स, तो ये जो बहुत सारे काफ़ी टॉपिक्स है, तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। जो नई सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी, तो हमारे साथ बने रहें। आज देखने वाले हैं व्हाट इज़ एक्सप्लोजिव अर्थात बारूद क्या होता है। तो लेट्स देखते हैं बारूद क्या होता है। तो एक्सप्लोजिव अर्थात बारूद, एक्सप्लोजिव एक केमिकल सब्सटेंस अर्थात रासायनिक पदार्थ होता है जो कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन स्टोर दिस अर्थात एक बड़ी मात्रा में ऊर्जा को संचित करके रखता है, हाई एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब एक्सप्लोजिव को इग्नाइट अर्थात प्रज्वलित इग्नाइटेड किया जाता है तो ये ऊर्जा साथ ही हाई प्रेशर तथा हाई टेम्परेचर गैस के रूप में विस्फोट होती है। जो इस बारूद के अंदर तथा एक्सप्लोजिव के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा स्टोर होती है एक बड़ी मात्रा में, तो जब इसको इग्नाइट किया जाता है तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के रूप में ये विस्फोट होती है। अर्थात एक्सप्लोजिव इग्नाइशन पर अपने आप को लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस में कन्वर्ट कर लेती है। तो ये काय में जो एक्सप्लोजिव जब विस्फोट होगा तो इसमें क्या होगा, लार्ज वॉल्यूम गैस में ये कन्वर्ट हो जाएगी। एक्सप्लोजिव के इग्नाइशन पे जो गैस निकलता है उसका वॉल्यूम एक्सप्लोजिव के ओरिजिनल वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा होता है। अर्थात जो एक्सप्लोजिव का आयतन होता है जो पहले की तुलना में विस्फोट होने के बाद उसका आयतन क्या है, बढ़ जाता है। जैसे कि एक सोडे की बोतल होती है, जब उसका लाते हैं तो उसका आयतन उस बोतल के अंदर जो सोडा होता है उसके अंदर फिक्स होता है, लेकिन जैसे अगर उसके अंदर हम साल्ट अर्थात नमक डाल दें तो उसका वो निकल के बाहर आ जाता है। अर्थात जैसे नमक डालते हैं तो वो बाहर आ जाता है, अर्थात उसका आयतन बढ़ जाता है। उसी प्रकार जब इसको इग्नाइट किया जाता है तो एक्सप्लोजिव को एक गैस के रूप में एक ज़्यादा आयतन लेता है, अर्थात ज़्यादा आयतन या गैस के रूप में ये बाहर निकलता है या विस्फोट होता है। तो इसका आयतन लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1000 टाइप ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम, तो जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम होता है उससे 1000 गुना ज़्यादा होता है। अगर एक्सप्लोजिव इग्नाइशन वगैरह जलने से पहले उसका वॉल्यूम 1 क्यूबिक है तो इग्नाइशन के बाद जो एनर्जी या गैस के रूप में निकलती है तो उसका वॉल्यूम अर्थात आयतन होगा वो 1200 क्यूबिक मीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सप्लोजिव को बनाने के लिए बहुत से केमिकल कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है। जब एक्सप्लोजिव को इग्नाइट किया जाता है तो इग्नाइशन पर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, जिसे अपन उसको
एक्सप्लोजिव को इग्नाइट करते हैं तो इसके अंदर क्या होती है, जैसे कि अपन जानते हैं कि केमिकल एनर्जी होती है। जो भी इसको इग्नाइट किया जाता है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि ये गैस के रूप में, जैसे कि लिखा गया था ना, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के रूप में बाहर निकलती है, तो हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकलती है। और ये हीट एनर्जी ही मैकेनिकल वर्क करने के लिए यूटिलाइज होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं ये जो विस्फोट होते हैं ये इस टाइप से विस्फोट होते हैं। अब तक हमने देखा कि एक एक्सप्लोजिव किस तरह से विस्फोट होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एक्सप्लोजिव, अर्थात विस्फोटक के संघटक। तो देखते हैं कि जो एक एक्सप्लोजिव होता है वो किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, इसकी संरचना कैसे होती है। तो एक्सप्लोजिव की आवश्यक संरचना कम्बस्टिबल मैटर या फिर कहीं बोले कि कम्बस्टिबल सब्सटेंस यानी कि ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसके अलावा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और एक्सप्लोजिव मिक्सचर होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं आगे देखते हैं। दे आर फॉलोइंग मटेरियल्स आर, वो निम्नलिखित पदार्थ है। पहला है कम्बस्टिबल मैटर अर्थात ज्वलनशील पदार्थ, जैसे लकड़ी का बुरादा, सल्फर, कोयला आदि। दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो एक्सप्लोजिव को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के किसी पदार्थ को या किसी भी चीज़ को जलना बहुत मुश्किल होता है, अर्थात वो बिना ऑक्सीजन के जलना पॉसिबल बहुत ही कम, लगभग ही पॉसिबल है। आगे है नेक्स्ट स्टेबलाइजर, जैसे कि मैग्नीशियम तथा कैल्शियम कार्बोनेट। फोर्थ है एंटीसेंडिंग एजेंट। तो जो एंटीसेंडिंग एजेंट रहते हैं वो क्या होते हैं कि पदार्थ को, अर्थात ये वे पदार्थ होते हैं जो बारूद को जमने नहीं देते हैं। अगला है सेंसिटाइज़र, ये बारूद को सेंसिटिविटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मेटेलिक पाउडर हो गया, तो ये क्या करते हैं, बारूद को सेंसिटिविटी प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक जो एक्सप्लोजिव की संरचना है वो आपको समझ में आई होगी। इसे एक बार अच्छे से ढंग से सही से पढ़ें। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सप्लोजिव, अर्थात विस्फोटक के गुण कौन कौन से हैं। अर्थात एक एक्सप्लोजिव सेलेक्टेड करते समय क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ देखनी चाहिए था, उसके क्या क्या अच्छे से गुण होने चाहिए। तो विस्फोटक को कई गुणों के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफाइड एप्लीकेशन, अर्थात विशिष्ट अनुप्रयोगों के आधार पर। जहाँ जिसका उपयोग होता है उनके अंदर, किसी के अंदर अलग स्ट्रेंथ हो सकती है, किसी के अंदर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तब वेग ज़्यादा हो सकता है। तो अलग अलग अनुप्रयोग के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या गुण होते हैं। पहला है स्ट्रेंथ, अर्थात शक्ति। एक्सप्लोजिव के विस्फोट होने के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसके माप को स्ट्रेंथ कहते हैं। अर्थात एक एक्सप्लोजिव विस्फोट होता है तो उसके अंदर से जो एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी विद हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो दैट्स कॉल्ड स्ट्रेंथ। तो उसके वो क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ अर्थात शक्ति कहलाएगी। और इसलिए उपयोगी कार्य करने की क्षमता को एक माप है। और ये जो काम करने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट होता है कि इतने काम के लिए इतना पावर या इतनी एक्सप्लोजिव की शक्ति, स्ट्रेंथ चाहिए। ब्लास्टिंग जेलेटिन के समान वजन की तुलना में वजन की ताकत विस्फोटक के किसी भी वजन की ताकत को दर्शाता है। तो वेट स्ट्रेंथ को नापने के लिए, निकालने के लिए वेट ऑफ ब्लास्टिंग जेलेटिन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द गिवन एक्सप्लोजिव,
तो इससे वेट स्ट्रेन निकलता है। और बल्क स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करते हैं, वो देखते हैं बल्क स्ट्रेन में दोनों स्ट्रेन को कंपेयर किया जाता है। उसमें भी क्या करता है, उसमें क्या किया जाता है, बल्क स्ट्रेन निकालने दोनों को कंपेयर किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि इक्वल वॉल्यूम ब्लास्टिंग जिलेटिन के मुकाबले तथा वेट स्ट्रेन में कंपेयर क्वांटिटी जो होती है वो वेट होती है, तथा बल्क स्ट्रेन में कंपेयर क्वांटिटी वॉल्यूम होती है। दोनों का सेम होता है, बट जो वेट स्ट्रेंथ है इसमें कंपेयर की क्वांटिटी वेट तथा वज़न लेते हैं, जबकि बल्क निकालते टाइम हम उसकी वॉल्यूम को वॉल्यूम से मेज़र करते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन अर्थात विस्फोटक का वेग। यह वह दर है अर्थात वह रेट है या वह दर है जिस पर विस्फोट की लहर विस्फोटक के एक स्तंभ अर्थात कॉलन से होकर गुजरती है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि द शॉक एनर्जी ऑफ डिटोनेशन इंक्रीज रिपीटली विद दिस वेलोसिटी अर्थात इस वेग के साथ विस्फोट की आघात ऊर्जा तेज़ी से बढ़ती है। तो जितना ज़्यादा उसका वेग होगा उतनी ही रफ्तार से वो क्या होगी, उसकी जो वेव होगी, इसकी जो हीट एनर्जी होगी वो क्या है, उससे स्पीड से उसके बाहर निकलेगी। तो वेलोसिटी ऑफ डिटोनेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो शॉक एनर्जी है वो क्या करती है, वो तेज़ी से बढ़ती है। आगे चलते हैं, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्शन ऑफ शॉक एनर्जी वेल डिटोनेशन। तो इसके प्रोपोर्शनल होती है अर्थात प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन बढ़ेगा वैसे वैसे शॉक एनर्जी बढ़ती है। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन होगा उतनी ज़्यादा शॉक एनर्जी मतलब उससे मिलेगी। तो ये मैंने नीचे लिखा है अर्थात जितनी ज़्यादा वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन अर्थात विस्फोटक का वेग होगा उतनी ज़्यादा शॉक एनर्जी डिटोनेशन के द्वारा प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है डेंसिटी अर्थात घनत्व। किसी विशेष उपयोग के लिए विस्फोट का चयन करते समय घनत्व महत्वपूर्ण होती है। तो ये क्या है, जो डेंसिटी है वो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक्सप्लोजिव को सिलेक्ट करते हैं लेकिन विशेष कार्य के लिए उपयोग करते हैं तो सबसे पहले अपन डेंसिटी देखते हैं अर्थात उसका घनत्व देखते हैं। ये जो डेंसिटी है वो हाई और लो दोनों हो सकती है। आगे देखते हैं, एक हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव में शॉर्ट ऊर्जा कंसंट्रेट होती है अर्थात एक जगह एकत्रित होती है, जबकि लो डेंसिटी एक्सप्लोजिव शॉर्ट होल में ज़्यादा जगह करती है। तो जो एक हाई और एक लो डेंसिटी अर्थात हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव और लो डेंसिटी एक्सप्लोजिव जब इसको शॉर्ट होल में डालते हैं तो लो जो डेंसिटी एक्सप्लोजिव होते हैं वो क्या होते हैं, जब शॉर्ट होल में डालते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, लेंथ तक पूरी जगह पूरी लंबाई घेरती है। और जो हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव होता है वो एक जगह कंसनट्रेट होती है। तो मैंने आगे लिखा हुआ है, देखते हैं। डेंसिटी एक्सप्लोजिव शॉर्ट होल में ज़्यादा जगह घेरती है अर्थात लो डेंसिटी एक्सप्लोजिव अधिक लंबाई तक जगह घेरता है तथा इसकी एनर्जी पूरी लंबाई तक विभाजित होती है अर्थात हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव की तरह एक स्थान पर कंसंट्रेट नहीं होती है। कोयले का उत्पादन महत्वपूर्ण होता है। कोयले का जो उत्पादन है अर्थात प्रोडक्शन है वो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कम घनत्व वाला स्फोट अर्थात लो डेंसिटी वाला एक्सप्लोजिव का उपयोग करने की सलाह दी जाती है क्योंकि लो प्रोडक्शन में लंपिंग यानी लुद्दीदार कोयले की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरी ओर हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव का कठोर ज़मीन में खनन या सुरंग संचालन अर्थात टर्निंग ऑपरेशन या हार्ड ग्राउंड के लिए ज़्यादा घनत्व वाले विस्फोट यानी कि हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव का उपयोग करने की सलाह दी जाती है या उपयोग में लिया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाई डेंसिटी एक्सप्लोजिव और लो डेंसिटी एक्सप्लोजिव में क्या अंतर है। लो डेंसिटी एक्सप्लोजिव में पूरी शॉर्ट होल में जब डालते हैं तो पूरी लंबाई तक जो एनर्जी वो ऑक्यूपाई होती है, जबकि हाई
डेंसिटी एक्सप्लोजिव में जो पूरी एनर्जी होती है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट होती है। आगे देखते हैं वाटर रेजिस्टेंस या पानी प्रतिरोधक। एक एक्सप्लोजिव पानी या नमी वाले क्षेत्र या इनके संपर्क में आने से ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत से एक्सप्लोजिव होते हैं जो पानी के संपर्क में आने से ख़राब हो जाते हैं, अर्थात जब इनको डिटोनेट किया जाता है तो ये एक्सप्लोड नहीं हो पाते हैं, जबकि कुछ एक्सप्लोजिव पानी या नमी वाले क्षेत्र पर या इनके संपर्क में आने से किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दो टाइप्स के एक्सप्लोजिव होते हैं, या फिर उसके अंदर वाटर रेजिस्टेंसी, मतलब अपन जब जो है एक एक्सप्लोजिव को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ये पानी के संपर्क में आने से ख़राब होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, उदाहरण अमोनियम आधारित एक्सप्लोजिव पानी या नमी वाले क्षेत्र या इनके संपर्क में आने से ख़राब हो जाते हैं, तथा जेलेटिनियस एक्सप्लोजिव पानी या नमी वाले क्षेत्र में या इनके संपर्क में आने से क्या है, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी पर जो जेलेटिनियस एक्सप्लोजिव होते हैं उनका पानी पर या इनके संपर्क में या नमी वाले स्थान पर जब इनका यूज़ लिया जाता है तो इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी अर्थात संवेदनशीलता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सेंसिटिविटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन एनी एक्सप्लोजिव। एक विस्फोटक को सामान्य हैंडलिंग, शॉक या घर्षण अर्थात फ्रिक्शन के प्रति असंवेदनशील होना चाहिए, लेकिन संतोषजनक ढंग से विस्फोट करने के लिए पर्याप्त रूप से संवेदनशील होना चाहिए। तो विस्फोट करने के लिए उसमें क्या है, सेंसिटिविटी 100% होना चाहिए और संतोषजनक ढंग से प्रसार करने की सक्षम होना चाहिए, अर्थात जब उसको एक्सप्लोजिव का हम यूज लेते हैं तो उसके अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, क्योंकि थोड़े से फ्रैक्शन में अगर एक्सप्लोड हो गया तो बहुत सी हानि हो सकती है, हो सकता है किसी की जान चली जाए। तो ये सेंसिटिविटी उनके अंदर होना चाहिए। तथा कार्टिज को भी इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि वह डिटोनेशन वेव को एक कार्टिज से दूसरे कार्टिज में ट्रेवल करा सके, और कार्टिज भी इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि जब एक्सप्लोड किया जाता है तो उनकी जो डिटोनेशन वेव होती है उसको एक कार्टिज से दूसरे कार्टिज में ट्रेवल करा सके। नेक्स्ट है फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात धुआं की विशेषता। तो फ्यूम क्या होता है, जो धुआं होता है वो भी बहुत से एक्सप्लोजिव ऐसे होते हैं जो काफ़ी धुआं जनरेट करते हैं, अर्थात एक्सप्लोड होने पर काफ़ी धुआं निकलता है। तो और बहुत से ऐसे होते हैं जो बहुत कम धुएं को निकालते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में। जिन विस्फोटकों अर्थात एक्सप्लोजिव का उपयोग किया जाना है जहां वेंटिलेशन प्रतिबंध है, विस्फोटक के उत्पादों में कम से कम हानिकारक गैसों का उत्पादन होना चाहिए। इस प्रकार धुआं वर्ग या विशेषता एक विस्फोटक के विस्फोट द्वारा उत्पादित जहरीली गैसों, मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा का एक उपाय है। अर्थात क्या होना चाहिए, फ्यूम जब इसको एक्सप्लोड किया जाता है तो उसमें कम से कम हानिकारक गैसें होना चाहिए। जब इनको एक्सप्लोड एक ब्लास्टिंग में या अंडरग्राउंड माइन से ओपन कास्ट माइन में जब इनका यूज़ लिया जा रहा है तो उसके अंदर जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो उसमें फ्यूम जो धुआं होता है वो बहुत कम होना चाहिए। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये बहुत डेंजरस होती है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। नाइट्रोजन भी होती है, बाकी जितना और कार्बन मोनोऑक्साइड होती है उतना नाइट्रोजन नहीं होती है। इनको भी अपन इनको भी कार्बन मोनोऑक्साइड और सभी गैसों को हम माइनिंग, एनवायरनमेंट, वेंटिलेशन सिस्टम की जो सीरीज उसमें देख रहे हैं लगातार। नेक्स्ट आगे बोल रहा है अधिकांश आधुनिक ब्लास्टिंग यानी कि जो मॉडर्न ब्लास्टिंग हो रही है उसमें ऑक्सीजन संतुलित होते हैं, अर्थात इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कम से कम धुआं हो, एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो और कॉस्ट भी कम हो। जो मॉडर्न ब्लास्टिंग होती है उनके अंदर इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और किसी भी जब माइनिंग करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपने लिए कि इसका जो कॉस्ट होता है वो कम से कम लगे, लागत कम हो और जो बेनिफिट हो ज़्यादा हो, क्योंकि माइनिंग की डेफिनेशन ही होती है। तो मैंने भी एक
माइनिंग की डेफिनेशन दी है। व्हाट इज़ माइनिंग, माइनिंग क्या है ये भी देख लेते हैं। उससे पहले आई होप आपको इस जितने भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है अर्थात जो गुण हैं, विशेषता है और जो फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेंसिटिविटी है, वाटर रेजिस्टेंसी है एंड डेंसिटी है, वेलोसिटी ऑफ डिटोनेशन है, स्ट्रेंथ है। तो जो विस्फोटक के गुण है आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ें। मेरा मानना है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो देखते हैं आगे। जैसे कि मैंने बताया कि एक जब माइनिंग करते हैं तो कॉस्ट बहुत मायने रखता है, क्योंकि व्हाट इज़ माइनिंग, तो माइनिंग की डेफिनेशन ये होती है द एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना, अर्थात द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल फ्रॉम द अर्थ विद द इकोनॉमिक वैल्यू एंड सेफ्टी इज टर्म्ड एज अ माइनिंग। अर्थात आर्थिक मूल्य और सुरक्षा के साथ पृथ्वी से मूल्यवान खनिजों को निकालने को ही खनन कहा जाता है। तो जो जब एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ के क्रस्ट से, तो वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, एक तो उसकी वैल्यू होना चाहिए, सेकंड बात है सेफ्टी होना चाहिए और इकोनॉमिक वैल्यू अर्थात उसकी कुछ वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माइनिंग करते टाइम हम माइनिंग किए जा रहे हैं और कॉस्ट ज़्यादा आ गई तो अब वो माइनिंग नहीं कहलाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हेल्प तत्पर हूँ, हमेशा रेडी हूँ आगे के लिए। थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।